नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से हम लोग मध्यमा का क्लास स्टार्ट करेंगे और सामाजिक विज्ञान का सारा क्वेश्चन देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने सारे क्वेश्चन बता देंगे वो सारे निश्चित रूप से आप लोगों का आ जाएगा। और जैसे कि आप सबकी जो फर्स्ट डिवीज़न की सबको इच्छा होती है, फर्स्ट डिवीज़न निश्चित रूप से आ जाएंगे। और ये 100 मार्क की परीक्षा होती है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितना पूछे जाते हैं, ये सारे कुछ हम इस डिटेल्स में भी बताएंगे। साथ में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। और यदि हम बात करें संस्कृत को, तो इसके बाद हम लोग संस्कृत जस्ट चलेंगे, क्योंकि अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है, इसलिए पहले सामाजिक विज्ञान स्टार्ट किए हैं। और ये सामाजिक विज्ञान आप सब के लिए स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप 100 में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट डिवीज़न के लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसको आप अच्छे से समझ के पढ़िए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ होते नहीं है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय कम है और कम समय में आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है। और बहुत इजी वे में हम आपको समझाएंगे। आप जैसे एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम इस चैप्टर से चलते हैं। तो जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है कि जैसे कि हम लोग का एशिया महादेश है, उसी तरह यूरोप महादेश है। तो वही कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, और राष्ट्र के लिए जो कोई कुछ करते हैं राष्ट्र हित के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। तो अब आप लोगों को राष्ट्रवाद को लेकर कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में कैसे हुए, उसके बाद उसका विकास कैसा हुआ। तो वो सारा कुछ हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन भी वही कह रहा है, जैसे चैप्टर का जो नाम है उसी अनुसार क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। पहला मेरा ये क्वेश्चन है। और इसके बाद आएगा भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें भी यही डिफिनीशन रहेगा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो वहाँ पर भी आपको यही लिखने होंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि राष्ट्र के द्वारा किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, भौगोलिक मतलब होता है कि जैसे कि ज़मीन लैंड हो गया, वो सब उन सारे क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, भौगोलिक कहते हैं। सांस्कृतिक जैसे कि हिंदू का सांस्कृतिक, सबका अपना अपना सांस्कृतिक होते हैं, तो उस तरीके से। उसके बाद कह रहा है कि सामाजिक परिवेश, किस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, सबका अपना अपना कल्चर होता है। तो जिस सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता रहती है। मान के चलिए कि हमारा भारत देश है, उसमें क्या है कि हम लोग विभिन्न विभिन्न कह सकते हैं कि सामाजिक परिवेश के लोग रहते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, और भी बहुत सारे रीजनल है। तो वो सारे क्या है कि एक साथ रहते हैं और एकता की भावना के साथ रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। जहाँ पर लोग जिस भी देश में, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण हो या एकता के भाव से रहता हो, चाहे सामाजिक परिवेश में अपने एकता बनाए रखता हो और अपने राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पण हो, तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और यही भारत का भी राष्ट्रवाद यदि पूछा जाएगा तो यही उसका डिफिनीशन होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद ये अभी दो लघु तुल्य प्रश्न चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुश मतलब जिस पे अंकुश नहीं रहता है, मतलब मान के चलो कि कहीं का राजा बना हुआ है या किसी देश के शासक है, उसको जो मन आ रहा है मनमानी कर रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, निरंकुशवाद हो जाएगा। जहाँ पर शासन व्यवस्था क्या हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद शासन। जैसे वो अपने मुताबिक ही चलता है, जनता के भलाई हित के लिए कुछ नहीं करता है, वो अपने लिए जो उसको अच्छा लगता है उसी के अनुसार अपने शासन व्यवस्था को चलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। उसके बाद है कि उदारवाद, उदारवाद को परिभाषित करें। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। तो उदारवाद क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। मतलब उदार मतलब क्या होता है क्या है कि मतलब जितना आप बहुत दिखा सकते हैं, मतलब जितना लिबर्टी दे सकते हैं, जितना आप उदारता दिखा सकते हैं, मतलब क्या, आज़ाद। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायना कांग्रेस किस वर्ष हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन किया था। वायना कांग्रेस एक कह सकते हैं कि जैसे मीटिंग नहीं होता अभी के समय में, वैसे ही पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मीटिंग हुआ था, जो कि वायना में हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया में जगह है वहाँ पे हुआ था।
1815 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। वायना सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? मेटरनिक, जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे उन्होंने ही वायना की अध्यक्षता की थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो हम इसका सारा डिटेल्स देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें हम गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह, रॉलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी हत्याकांड सारा देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम यदि बात करें तो जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था ना, उसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग कि उसमें 3 लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक था बिस्मार्क, दूसरा था जर्मनी के एकीकरण में अगर हम बात करें तो मेजनी थे, काबूर थे, बिस्मार्क थे। तो जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व में कौन थे? बिस्मार्क भी थे। अगर मेजनी दिया रहा है ऑप्शन में तो आप मेजनी भी मान सकते हैं, क्योंकि जर्मनी का मसीहा अगर बोला जाए तो मेजनी को ही कहा जाता है। बिस्मार्क, मेजनी और काबूल, काउंट काबूल भी इसके एकीकरण में, जैसे कि हमारे देश एकीकरण मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा देश पहले बहुत सारे प्रांतों में विभक्त था, सबका अपना अपना राजा होते थे। जैसे कि बिहार का अलग राजा थे छत्रपति बहुत, जैसे मुंबई का जो महाराष्ट्र उसके छत्रपति शिवाजी थे। उसके बाद बिहार की हम बात करें तो अलग अलग समय पर अलग अलग राजा हुए। उसके बाद सब जगह का अलग अलग राजा हुआ करते थे, सब प्रांत अलग अलग विभक्त थे, उसी को जोड़कर एक बड़ा राष्ट्र बनाता है। तो जिसे अब देश कहा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एकीकरण। तो उस एकीकरण करने में कौन कौन था? तो मेजनी, काबूल और इसमें और बिस्मार्क का इसमें नेतृत्व किया था। जैसे कि भारत में क्या क्या किया था, और आज़ादी के लिए बहुत सारे हम क्रांतिकारियों का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद है फ्रैंकफर्ट की संधि की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1761 ईस्वी में हुई थी, जो कि वॉन गोगेन ने किया था 1861 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। उसके बाद मेरा क्वेश्चन जो होंगे वो समाजवाद एवं साम्यवाद से होंगे। समाजवाद और साम्यवाद हम आपको बता देते हैं, इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समाजवाद का जो मेन थीम है वो हम आपको बता देते हैं। समाजवाद का मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब समाज में जितने भी लोग हैं सबके पास बराबर चीज़ें होनी चाहिए। यदि ज़मीन है तो ये नहीं किसी के पास 100 बीघा है और कोई भूमिहीन है। तो कार्ल मार्क्स ने जो अपना थ्योरी दिया था, लोगों को जोड़ा था, उन्होंने समाजवाद का उसे कह सकते हैं प्रथम संस्थापक भी कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स को ही। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि समाज में इक्वलिटी लाना होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसको बराबर चीज़ों में सबके बीच बांट दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवाद। और साम्यवाद क्या होता है कि किसी एक के पास यदि ज़्यादा है ना, उससे लेकर सब में बांट दो, तो उसको साम्यवाद कहते हैं। समाजवाद की मतलब ऐसी प्रक्रिया लाए जिससे कि सारे समाज में इक्वलिटी रहे। लेकिन साम्यवाद होता है जैसे मुकेश अंबानी के पास भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके बाद अडानी की जो इंडस्ट्री चलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसके बाद बहुत सारे बिहार में या भारत में गरीब लोग भी हैं, तो उनसे पैसा लेकर यदि सब में बांट दिया जाए तो उसे साम्यवाद कहेंगे। लेकिन ऐसा पॉलिसी लाया जाए जिससे कि सबको मतलब राइज करने का मौका मिले, इक्वलिटी समाज में बने रहे। तो जैसे कि अभी आरक्षण ही दिया जा रहा है, तो वही किसके अंतर्गत? समाजवाद के अंतर्गत ही दिया जा रहा है। इसको भी हम डिटेल्स में देखेंगे, और इसके लिए हम स्पेशल आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो यदि आपके मन में और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर जितने अधिक बढ़ेंगे उतने हमें भी मन लगेंगे, हम आपके लिए जैसे नोट्स बना रहे हैं और भी अच्छे तरीके से आपको कवर कराएंगे और सारा सब्जेक्ट करवाएंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।